हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बात करेंगे हम 13/9/2023 को हुए पेपर की। ये बात करी जा रही है वो 50 क्वेश्चन जो आपकी सब्जेक्ट से अदर आपको देखने को मिलेंगे। बट ये मेरिट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर आधारित है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इसलिए और रिपीट होने के चांसेस हैं क्योंकि जब हम 10 ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे काफ़ी रिपीटेड होने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि सिलेबस तो वही है और स्टेट का जो पहले था। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी एक पहली वीडियो यानी यहाँ पे 13/9 का एक एग्जाम पहले की शिफ्ट का हम डाल चुके हैं। देन आज हमारी दूसरी है ये। तो चलिए, अधगम एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये वास्तव में पालने से कब्र तक, ये पिछले उसमें भी पूछा था बट लैंग्वेज अलग थी उसमें। जीवन पर्यंत तक होती है और जीवंत तक होती है, इस तरह से शब्दों के केवल हेर फेर का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे पालने से कब्र तक यानी जब बच्चा पैदा होता है और मरता है तब तक ये चलती रहती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को नई और अलग अलग क्षमताओं के अलावा या उन क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन के द्वारा संशोधित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास पहले से ही है। अधिगम एक पालने से कब्र तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है और अधगम प्राय चक्रीय रूप से होता है। यानी अधगम का एक स्टेज होता है। आपको पता है कि जब आपकी घुटनों चलने की उम्र होगी तब आप पैदल नहीं चल सकते, जब पैदल चलने की उम्र है तब आप घुटनों नहीं चल सकते। तो इसमें एक स्टेज होती है, ये याद रखिएगा। सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रियाएं हैं। जिनमें सहयोग और दल भावना आ जाए तो वो है परियोजनाएं कार्य। जब हम प्रोजेक्ट की के बेस पर कार्य करते हैं तो हमारे अंदर सहयोग और दल योजना निर्माण के मतलब अवसर हमें के अधिक मिलते हैं। शिक्षण में शिक्षक है, तो शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर है। ठीक है, शिक्षण में शिक्षक है स्वतंत्र चर, जबकि विद्यार्थी कौन था? आश्रित चर था, याद रखिएगा। इससे पहले वाले पेपर में हम करा चुके हैं। छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ये नहीं होता कि आपको अपने सिलेबस को इस तरह से कराना है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं होता। तो इसलिए वो कैसा हो गया? स्वतंत्र चर हो गया। इसी प्रकार छात्रों को प्राय शिक्षण में प्रक्रिया में आश्रित चर की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था पर प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। जैसा टीचर चाहता है हम लोग वैसे ही अपने सिलेबस को कवर करते हैं। टीचर अगर चाहे कि मैं पहली यूनिट पहले पढ़ाऊंगा, 5वीं यूनिट बाद में पढ़ाऊंगा, तो बाद में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, देन या फिर वो देखते हैं कि हाँ, जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह फॉलो करता है, उस अकॉर्डिंग आपकी यूनिटें करवाते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, तो ये क्या करता है? संपूर्ण विकास को। जहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर लेकर अपनी एजुकेशन को चलते हैं, वहाँ पे बच्चे का बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है तथा विकास होता है, याद रखिएगा। सबसे अच्छा होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो आज की नीड भी है 21वीं सदी की। चलिए यहाँ पे बात करते हैं लचीला पाठ्यक्रम। अधिगम का विविध समय होता है, शिक्षण के विविध तरीके होते हैं, शिक्षण के विविध अनुभव और कार्य और गतिविधियाँ होती हैं, छात्र की प्रगति के आकलन के विविध विविध तरीके हैं। प्रयोजन यहाँ पे गंतव्य का अन्य नाम है, तो ये किसका है? तो उद्देश्यों का। किस प्रयोजन से आप आए हैं, किस देह से आप आए हैं, ठीक है ना, किस गंतव्य से आप आए हैं, यानी आने का आपका पर्पस क्या है, उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। इंग्लिश में हो जाएगा पर्पस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रकृति है कहा है, तो किसने खेल को एक स्वाभाविक प्रकृति कहा है? जीन प्याजे है, अल्फ्रेड विल। यहाँ पे है जीन प्याजे है, मोंटेसोरी है, थायराइड है और यहाँ पे कुक है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से किसने क्या कहा है? खेल को एक स्वाभाविक प्रकृति कहा है। स्वाभाविक यानी आपकी जन्मजात प्रवृत्तियों की जो प्रकृति होती है वो सभी स्वाभाविक होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्वाभाविक का मतलब होता है कि बच्चे स्वभाव से, आपने देखा है खेलना, बच्चे स्वभाव से पालने में हाथ पैर फैलना चालू कर देते हैं। तो ये क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। तो इसको किसने कहा है? ये कोटेशन किसका है? तो कुक का है। ठीक है, ये कथन किसका है? कुक का है। कोल्डवेल कुक ने कहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है, तो ये क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको खोज विधि भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? खोज विधि। जिसे कहा जाता है रचनात्मक की उत्पादक सीखने की सुविधाओं के लिए यहाँ पे प्रचलन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण है और ह्यूरिस्टिक
विधि उनमें से एक है। शिक्षण की होलिस्टिक विधि एक स्व खोजपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे H. E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है डैश पढ़ाने के लिए इतिहास को। जब आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो हमें भूमिका यानी रोल प्ले और नाटक यानी हमें एक्टिंग के थ्रू इसे पढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों को। पाठ्य योजना में उप विषय प्रतिबंधित होता है उद्देश्य खत्म से। ठीक है, यहाँ पे हम उद्देश्य खत्म से ही पाठ्य योजना की शुरुआत करते हैं। पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन में उप विषय प्रतिबंधित होता है। पाठ्य योजना से अध्यापक को पता चलता रहता है कि कितना पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है। शिक्षण में वृत्ति गोल और अन्य खिलौने उपहार था। तो ये किसके में थे? तो मैंने उस दिन कहा था कि प्रोवल महोदय ने खेल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा था, इसीलिए उन्होंने खेल विधि से बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स बनाए थे। तो उनके रंगीन चौकोर इस तरह से लकड़ी के बने हुए थे और गोल थे, तो बच्चे सीखते थे कि ये व्रत है, ये है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, इस तरह से इन्हें सिखाते थे। बच्चों के लिए क्या बनाया था इन्होंने? क्या कहा था? किंडर गार्डन। ठीक है, बच्चों का बगीचा। ठीक है, जिन बच्चों को इन्होंने क्या संज्ञा दी थी? फूल, और फूलों का बगीचा इन्होंने बच्चों को माना था। टोवेल की दृष्टिकोण से शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपनी देवी स्वरूप और संसार के आध्यात्मिक एकता का ज्ञान कराना है। उनके अनुसार खेल वह प्राकृतिक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे दुनिया का पता लगाते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो वो है गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। और गैर प्रासंगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिगम को संदर्भ और प्रसंग से अलग माना जाता है, इसलिए यह अर्थपूर्ण में मदद नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा तैरना। ये स्थूल गतिक कौशल है। तैरना एक प्रकार का स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल वे होते हैं जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घसीट कर चलने जैसे कार्यों को करने के लिए बड़े मांसपेशी समूहों के उपयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए तैरना भी स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। पूरे शरीर को एक साथ इसमें चलाया जा रहा है। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डॉट डॉट सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ये कौन से? तो ये एकीकरण, यहाँ पे हो जाएगा विकास के एकीकरण यानी सरल से जटिल, और क्या है? विभेदीकरण। विभेदीकरण का हो जाता है जटिल से सरल सिद्धांतों का पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो यहाँ पे व्याख्यान, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि और यहाँ पे प्रश्न उत्तर विधि। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? क्योंकि प्रश्न उत्तर विधि और व्याख्यान विधि यानी लेक्चर वो बड़े लेवल पर होती है, और चर्चा, और यहाँ पे क्या है? प्रदर्शन यानी प्रदर्शन विधि की बात करी जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रदर्शन विधि की बात की जाए तो वो सबसे सर्वोत्तम होगी, क्योंकि जब आपने देखा है बच्चे को लर्निंग बाई डूइंग कराते हैं तो ज़्यादा सीखता है बच्चा। तो ये सभी विधियाँ आपस में क्या है? बच्चे को कहीं ना कहीं एक्टिव की जगह पैसिव मोड पर ले जानी। व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि यानी प्रश्न कर दिया उत्तर मिल गया, बट यहाँ पे प्रदर्शन विधि सबसे बेस्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रदर्शन विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। प्रदर्शन विधि एक अनुभव आधारित विधि है और चरण दर चरण तरीके से एक कार्य विधि प्रक्रिया का घटनाओं को चित्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रदर्शन विधि में समझने की सुविधा के लिए कुछ करना, प्रदर्शन करना, अवलोकन द्वारा सीखने को सक्षम करना शामिल है। ठीक है, तो यहाँ यह प्रदर्शन की सहायता से किसी विचार को संप्रेषित करने में मदद करता है, जैसे यहाँ पर फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट इत्यादि। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, तो यहाँ पे क्या? छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? हमें बच्चों को इतना मोटिवेट करना है कि वो खुद से आगे बढ़ सकें। पाठ्य पुस्तक मदद करती है, तो किसमें? तो यहाँ याद रखिएगा, छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन इस तरह भी बना देता कि छात्र और शिक्षक का मार्गदर्शन करने में, तो राइट आंसर वो हो जाता।
भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो सबसे पुराना पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता सबसे पुराना पुस्तकालय है भारत का। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों ही होती है। तभी कोई चीज़ आपको इफ़ेक्टिव लगेगी जब कैसी हो, वो वैज्ञानिक भी हो और कलात्मक भी हो। यहाँ पे जो आंसर माना गया है वो क्या है, वो वैज्ञानिक माना गया है। ठीक है, तो आप भी याद रखिएगा कि जो बीपीएससी ने आंसर माना है वो वैज्ञानिक माना है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो यहाँ पे इफेक्टिव कब होगी, जब वो वैज्ञानिक होगी। यहाँ पर कलात्मक पक्ष को नहीं माना गया। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि तो यहाँ पे राइट आंसर है, वह छात्रों को मानवता के मूल्य उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, इसलिए हमने उनका स्थान गुरु यानी भगवान के बराबर रखा है। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सहायक के रूप में। आजकल अभी का जो ट्रेंड है उसमें कहा भी गया है कि आप जहाँ लगे आपको कि आपका बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है, वहीं पे आप उसकी सपोर्ट करें, देन उसे नहीं तो सीखने दें, यानी होलिस्टिक विधि, खोज विधि से उसे सीखने दें। यहाँ खुद खोज करता है बच्चा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। वो लीडर या फिर आपका जैसे कहते हैं ना, रूढ़िवादी या सत्तावादी नहीं हो सकता। एक फ्रेंड के तौर पर आपका अभी के प्रेजेंट में शिक्षक को रखा गया है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ आंसर है, शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि मौजूदा और नए अग्र यहाँ पे अधिग्रहित ज्ञान को प्राप्त करने और पुनर्गठित करने के लिए शिक्षार्थी की सहायता करना, ताकि ज्ञान का पुनः प्राप्ति आसान हो जाए। एक अच्छे मूल्यांकन में डॉट होता है, तो यहाँ पे वैधता होती है। जब विश्वसनीयता दी हो और वैधता दी हो और राइट आंसर हो ए और बी दोनों, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि किसी भी एक अच्छे मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता आवश्यक गुण के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, यही हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में होता है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो निर्णयात्मक, यहाँ पे संकलात्मक, सीसीई, ये सीसीई वाद विवाद, तो यहाँ पे वाद विवाद जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है, वाद विवाद तो आपका डिबेट रखी जाती है और प्रतियोगिता है। मूल्यांकन किसी भी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों निर्देशात्मक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, जो उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। निर्णयात्मक, संकलात्मक व सीसीई यानी सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन, यह तीनों ही मूल्यांकन के प्रकारों में आते हैं, जबकि वाद विवाद मूल्यांकन के प्रकार के तहत नहीं आता, बल्कि यह शिक्षण विधि है। मूल्यांकन संबंधित है तो उपरोक्त सभी विषय, उद्देश्य और अधिगम प्रक्रिया से। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? तो वह है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। जो शिक्षक होते हैं उनके वृत्तिक विकास से संबंधित है। पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए जो बच्चों व शिक्षकों के संपूर्ण विकास से संबंधित हो। पाठ्यक्रम भाग है, तो ये पाठ्यचर्या का। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो जो मैस्लो महोदय हैं उन्होंने मानव आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैस्लो की जो मानव आवश्यकता है उनको मैस्लो की ज़रूरतों का, यानी मतलब आवश्यकताओं का चार्ट कहते हैं। ज़रूरतों का पदानुक्रम मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत है, जो यह बताता है कि व्यवहार तेजी से जटिल जटिल ज़रूरतों से प्रेरित होते हैं। पदानुक्रम को आमतौर पर पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे
दर्शाया जाता है। सबसे बुनियादी ज़रूरतें आधार बनती हैं और जटिल ज़रूरतें चरम पर पाई जाती हैं। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है जो महात्मा बुद्ध को मिली थी। ठीक है, इस तरह से समझिए। स्टिमुलेट यानी आप जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला मुझसे अपशब्द ना कहे, बदतमीजी से ना बोले, ये हो जाएगा। लव एंड बिलोइंग नीड, तो ये आपके घर और परिवार से आप चाहते हैं कि आप सब मुझे प्यार करें, सब मेरे साथ, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं। सेप्टिक नीड आप चाहते ही हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे फिजिकली, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिर हम सेप्टिक नीड यानी सुरक्षात्मकता की नीड चाहते हैं। बच्चा जैसे ही बर्थ लेता है, आपको पता है कि वो अपनी सुरक्षा देखता है, तभी तो देखा होगा वो कभी अकेले में नहीं रहता। फिर उसके रिलेशन जुड़ जाते हैं। फिर वो सम्मान की समाज में सम्मान की चाहता है, इसलिए समाज की ही जैसे समाज चलता है उसी उसी ढालने पे या उस तरह से चलना चाहता है। फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपने ही अंदर आध्यात्म को ढूंढने की कोशिश करता है या आनंद को ढूंढने की कोशिश करता है। मैस्लो का मानना है तो मानवीय ज़रूरतें और पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। निचले स्तर की ज़रूरतें उच्च स्तर की ज़रूरतों के लिए नींव के रूप में काम करती हैं। क्योंकि जब तक आपकी नीचे की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, जैसे आप अभी विद्यार्थी हैं, तो आपको अगर विद्यार्थी से आप एक रोजगार नहीं पालेंगे तब तक आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो यही बात मैस्लो ने कही है कि जो नीचे के पायदान है, ये शुरू के 3, ये ऊपर के पायदानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपकी रोटी मतलब यहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान वाली जो कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और यहाँ पे स्टीम नीड, तो इस तरह के भाव तो आपके मन में आ ही नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो ये कैसी है, जीवंत प्राणी की। पहले भी किसी पेपर में हम देख चुके हैं। चलिए, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, तो वह है जातिगत अनुभव। पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, ये सभी करते हैं, बट जाति अनुभव नहीं करता। अगर जाति अनुभव की बात की जाए तो ये किसी भी तरह से नहीं करता, क्योंकि जाति अनुभव कोई आपका शिक्षण में सहायक नहीं होता। यहाँ पे आयामी शिक्षण सामग्री है, तो उपरोक्त सभी मॉडल, चार्ट पेपर, वस्तु, ये सभी शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हेड्स ऑन सीखना अर्थ है, तो ये क्या है, करके सीखना। हैंड्स ऑन सीखना यानी हाथों के द्वारा सीखना। जैसे मैंने कहा था डूइंग, करके सीखना। करके सीखना, इसके करके सीखने का तात्पर्य है कि जब हम वास्तव में गतिविधि करते हैं तो हम अधिक सीखते हैं। अमेरिका दार्शनिक जॉन डेवी ने सबसे पहले करके सीखने को लोकप्रिय बनाया। सुभाष चंद्र बोस, देखिए 30 क्वेश्चन हमारे साइकोलॉजी के ख़त्म हो चुके हैं। जो आपके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के यानी आपके कहें किस ये थे, तो वो मनोविज्ञान वाले, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे जीएस और जीके का पार्ट है, यानी यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको जीएस और जीके के और मिलेंगे, जिसमें रीजनिंग भी होगा, आपका करंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए 13/9 का ही पेपर है, ये भी 13/9 का है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आगे पीछे कुछ रिपीटेड होकर दूसरे दूसरे पैटर्नों में अलग हो जाते हैं। तो ये एस्टेट आप सबको पता है कि ऑनलाइन होता है। तो इससे पहले मैंने जो कराया था उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन में आपस में मैच खा रहे हैं, जबकि ये वाला भी इसी तरह मैच खा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो वो उस पैटर्न में भी था। तो यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा इस बार भी यानी साल 2024 में भी तो आपके सिस्टम में जो पेपर होंगे, यानी किसी का पेपर 13 का, किसी का 14 का, किसी का 12 का भी हुआ, तो इस तरह से जो होंगे सबकी पेपर में क्वेश्चनों की हेर फेर आपको देखने को मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन यानी 1938 और यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष चुने गए थे। 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे, 1938 और दूसरा 39।
महात्मा गांधी के साथ मतभेद के कारण उन्हें त्रिपुरी सत्रों से इस्तीफा दे दिया था, यानी 39 वाले थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1897 में कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं? देखिए सेम क्वेश्चन है, ये कौन सा है? तो वह है खजियार, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगर हमें लगता है कि सेम उसी पेपर के रिपीटेड जीएस और जीके क्वेश्चन है तो हम आगे स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। पी या ई शेयर बाजार में सबसे यहाँ पे चर्चित अनुपातों में से एक है। पी और ई क्या दर्शाता है? प्राइस टू अर्निंग दर्शाता है। पी माने प्राइस और ई माने अर्निंग, तो प्राइस टू अर्निंग दर्शाता है, यानी कमाई की कीमत दर्शाता है। शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में एक पी और ई है, जिसका यहाँ पे पूर्ण रूप प्राइस टू अर्निंग होता है, अर्थात कमाई की कीमत। यहाँ पे पीई अनुपात शेयर मार्केट में स्टॉक के चयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो वो था बिहार और बंगाल में। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो वो था दल बदल विरोधी कानून से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है जीरा, केसर, मिर्च, लौंग, और दूसरा स्तंभ जो है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कील की तरह दिखना है, दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है, पीले रंग का है, छोटा परंतु यहाँ पर खुशबूदार है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, कील की तरह दिखता है, तो कौन कील की तरह दिखेगी? तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, लौंग जो है कील की तरह दिखती है। ठीक है, छोटा परंतु खुशबूदार है, तो कौन? जीरा आपका खुशबूदार होता है। अब यहाँ पे बचे आपका मिर्च और केसर, तो केसर कैसा है? केसर का कभी भी रंग पीला नहीं, वो केसर मिर्च का कभी भी रंग पीला नहीं होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ है पीले रंग का कौन होता है? तो केसर हमेशा लाल और पीले रंग पर होती है। मिर्च कहाँ है? दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न है। जीरा क्या है? जीरा छोटा है परंतु खुशबूदार है। लौंग क्या है? कील की तरह दिखती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये होंगे। जीरा क्या है? छोटा है परंतु खुशबूदार है। केसर पीला है। मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है और कील की तरह दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है उड़ीसा। जंगलों के बारे में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। तो जंगलों की हम बात करते हैं और खतन देखते हैं। तो यहाँ पे खतन जो हो जाएंगे वो देखिए, कुटुक भाषा में तो रंग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम यानी परिषद पंचायत यानी लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रह जाएगा? ये यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, और यहाँ पे देखते हैं टी भी सही है। तो चलिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, 40 ग्राम यहाँ पे ml घनत्व है और 6 ml का है। तो आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, ml यानी मिलीग्राम है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो द्रव्यमान क्या होगा? तो आयतन गुणा घनत्व करा जाता है। तो 24 बता रहे हैं, 24 घनत्व है और 6 आयतन है, तो सीधे 24 गुणा 6 करने पर हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 144। ठीक है, 6 का अगर इसमें इंटू करेंगे तो 20 यानी 44 हो जाएगा। तो 44
का 4 और यहाँ पे 12 और 12 में 2 और मिला दो 24 में, तो ये हो जाएंगे 14। ठीक है, पीछे चौक 24 यानी 24 और 24 का पीछे कर दो 4 और कैरी आ गई 2 और यहाँ पे 6 का दूना 6 12 12 और 12 में 2 मिलाओ तो चलिए। कांसा यानी ब्राज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघला कर बनाया जाता है, तो वो होता है टीन और कॉपर को। बहुत बार पूछा जाता है, कांसे का निर्माण टीन और कॉपर को पिघलाकर किया जाता है। कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसे कॉपर 80% होता है, टीन की मात्रा इसमें कम होती है 20% होती है, मिश्रित करके बनाया जाता है। जबकि पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल में क्या होता है, कॉपर होता है यानी तांबा और जिंक होता है, और जबकि कांसा में क्या होता है, तो कॉपर होता है और टीन होता है। इसमें क्या है, कॉपर और जिंक है। इसमें कॉपर 70% और जिंक जो है वो 30% रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे 3650 का एक गुणनफल है, तो वो हो जाएगा 5। एक गुणनफल पूछा जा रहा है, जब ये संख्या पूरी की पूरी उससे कट जाए, तो यहाँ पे कौन सा गुणनफल हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा और फिर 73। तो इस तरह से यहाँ पे जो गुणनफल बैठ रहा है, तो स्पष्ट है कि संख्या 5 यानी यहाँ पे 3650 का गुणनफल है। 100 लाख को निम्नलिखित में से भी जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है, तो 1 करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। प्रियदर्शनी ने क्या करा, 4.8 kg बादाम और 250 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया है। ठीक है, तथा 2.5 किलो क्या ली है, ठीक है, इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए हैं। प्रत्येक पैकेट में का भार बताइए, यानी इनको हमें सबको प्लस करना है, उसके बाद हमें इनको 3 से डिवाइड कर देना है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो जो शुरू का बादाम का भार है वो इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे और पीछे 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पीछे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो गया, 4 किलो 800 ग्राम। फिर किशमिश का भार जो है था वो 2 किलो 500 ग्राम था। फिर यहाँ पे काजू का भार है, पॉइंट हटाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 3 किलो 500 ग्राम हो गया। तीनों का कुल भार, तो यहाँ पे इस तरह से प्लस करने के लिए इस तरह लिख लेंगे और इन्हें देन प्लस कर देंगे। फिर 3 दर्जन यहाँ पे है पैकेटों में, पैकेट की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे संख्या के पूछा जा रहा है, तो 12 गुणा 3। ठीक है, 12 गुना 3 करने पर हमें कितनी 36 प्राप्त होता है। प्रत्येक पैकेट का भार पूछा जा रहा है, तो हमें इसे 36 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 300 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग की भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा यहाँ पे दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो दुगनी करी जा रही है तो 4 गुना हो जाएगा। प्रथम स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो 5 वर्ग। वर्ग का मतलब होता है उस पर घात होना, तो ये 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। भुजा और दुगनी करने पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो दुगनी करने पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 5 गुणा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 10 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अतः स्पष्ट है कि क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तब कितना था, 25 था, तो 25 से ये कितना हो गया, 100 हो गया। रुबीन ने कार से
यहाँ पे 6:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा ये यहाँ पे ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 घंटे 25 मिनट, क्योंकि हमें क्या करना है, इस टाइम को ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। यात्रा शुरू कब हुई है, 16:50 पे, और यात्रा समाप्त होने का समय 21:50 बजे। ठीक है, तो 16 से 21 के बीच में जाएंगे, फिर मिनटों को बाद में जोड़ लेंगे या घटा देंगे। लिया गया समय 21:15 बजे, फिर 16:50 बजे, तो 4 घंटा 24 मिनट 25 मिनट आएगा। ग्राम का क्या होता है, ग्राम में वजन होता है, जो सेंटीमीटर क्या होते हैं, तो सेंटीमीटर में लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर किसको नापेगा, लंबाई को। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है, तो वो हो जाएगा लोमड़ी, क्योंकि यहाँ पे पैथर, तेंदुआ और शेर ये सभी क्या है, यहाँ पे बिल्ली की प्रजाति हैं। चलिए निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे 3, 5, 9, 17 और 33 है, तो आने वाली श्रृंखला कौन सी होगी, तो 65 हो जाएगी। किस तरह से 65 होगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करा गया है, 2+4+8+8 का दूना 16, 16 का दूना 32। अगर नीचे की श्रृंखला दूसरी भी बन रही है, तो 2, 2+2 यानी 8 दूनी 16, इस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर किसी कूट में इस तरह का शब्द लिख रहा है, तो म्यूजिक को आप किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले इसी कूट का हमें पोस्टमार्टम करना होगा कि ये बना कैसे है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आर का क्या है, आर को किससे, क्यू से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, क्यू आर, और यहाँ पे हाई स्कूल, यानी हर शब्द का उल्टा हो जाएगा, यानी उसके सामने विपरीत होंगे। इतनी वर्णमाला में आप क्या करेंगे, 26 अंक हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे ही आप एक दूसरे के विपरीत रखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वन हो रहा है। अब इसी प्रकार यहाँ की म्यूजिक का क्या हो जाएगा, तो एम का एल, और यहाँ पे यू का, यहाँ पे यू का टी, आर का, एस का आर, और आई का एच, और सी का बी, क्योंकि हमें क्या देखना, -1। रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है। रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी के पति राजेश है। तो राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है, देखो इस तरह से क्वेश्चन को हमें करने का फॉर्मेट क्या होता है, रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है, ये दोनों जुड़वा हो गए। बाबू की बहन कौन है, रीमा है, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों एक हो गए। रीमा के पति राजन है, तो ये इनके दोनों साले हो गए। तो रघु की माता कौन है, जो रघु है उसकी माता लक्ष्मी है, तो यानी यहाँ पे रीमा की भी माता कौन हो गई, लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी के पति राजेश यानी रीमा का पिता हो गया। राजेश राजन से, ठीक है, राजेश जो है वो राजन से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये उसका ससुर है, क्योंकि राजन कौन है, रीमा के पति राजन है, और राजन का ही राजेश से पूछा जा रहा है, तो ये ससुर है, ससुर जमाई। चलिए, तो ये वाला हमने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया, यानी 13/9 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, 13/9/2023 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सेशन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, यह है 10/9/2023 को संपन्न होने वाला पेपर। ये थे 13, और अब आज हम देखेंगे 10/9 को। तो चलिए यहाँ पे देख देते हैं, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा देने का अर्थ है निर्देश देना। नेक्स्ट देखते हैं,
शिक्षा का अर्थ है निर्देश देना जिसका उद्देश्य बालक की जनता शक्तियों का सर्वगुण विकास करना है। नेक्स्ट, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि, तो वो है सचित्रण। जीवित प्राणी की प्रकृति क्या है? अधिगम एवं शिक्षण। अधिगम, जीवित प्राणी क्या करता है? सीखता है, लर्निंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है तो यह दूसरे पारस्परिक संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य है दीर्घकालिक उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। शिक्षण विधि को जो विद्यार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है वह है परियोजना आधारित। विषय वस्तु निर्धारित करता है तो वो कौन करता है? यहाँ पे शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षण विधि और शिक्षार्थी की भागीदारी और शिक्षण प्रभावशीलता। विषय वस्तु यानी कंटेंट को कौन निर्धारित करेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड जो है वो निर्धारित करेंगे। छात्र छात्राओं की यहाँ पे मिश्रित कक्षा में, यानी यहाँ पे कैसी एजुकेशन, को एजुकेशन है, सहयोग उत्पन्न करने की हेतु अच्छी विधि है। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने विपरीत लिंग के साथ हमेशा झगड़ते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दलगत कार्य कराना, यानी एक समूह में समूह ग्रुप बना देना। शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, तो क्या किया है? ADDIE मॉडल। शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो क्यों जाना जाता है? आपको पता है कि शिकागो में किसने भाषण दिए थे? तो शिकागो में विवेकानंद की वजह से हम शिकागो को जानते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय 1892 में अमेरिकी यहाँ पे बैप्टिस्ट एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में खोला गया था। शिकागो विश्वविद्यालय ने ADDIE मॉडल विकसित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है तो विशिष्ट उद्देश्य लिखकर, ठीक है। सामान्य और विशिष्ट दो तरह के उद्देश्य लिखे जाते हैं। सामान्य क्या होते हैं? उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, मगर विशेष उद्देश्य आज जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या किया जाता है? तो यहाँ पे है शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है वो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण यानी यहाँ पे माइक्रो टीचिंग है, उसका उद्देश्य ये होता है कि आप जब रियल क्लास में जाओ उससे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाए। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्यक्रम का क्रम होता है तो वो होता है मनोवैज्ञानिक। अभिक्रम में अनुदेशन कैसा है? इसमें स्टेप बाय स्टेप आप बच्चा अपना सीखता जाता है। स्टेपल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों में एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अवक्रमित अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद तो क्या हो जाएगा? शिक्षक को शाम साफ करना चाहिए, आपको टीचिंग में सिखाया गया हो ट्रेनिंग के टाइम पर। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तो वह कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं, इसमें हर वर्ग के बच्चों को शामिल है। समावेशन विविधता को महत्व देता है तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे C। चलिए, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ, तो भाई जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, क्योंकि हमने इससे पहले किसी और भी पेपर में इस तरह का पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले का हो गया, हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो यहाँ पे पुस्तक का प्रकार है तो पुस्तक सामान्य पाठ्य पुस्तक होती है, संदर्भित पाठ्य पुस्तक, तो A और B दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? तो वो है ईर्ष्या।
सहानुभूति हो सकती है, संरचनात्मकता होती है, संरचना होती है, पर ईर्ष्या नहीं होती उनके अंदर। क्योंकि शिक्षक कभी भी ईर्ष्या नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा का एक अवगुण कहें या एक ये ऐसी गलती जो उसकी पूरी क्लास पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि बच्चे आंख मीच के अपने शिक्षक को फॉलो करते हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो वह है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता शिक्षा का व्यक्तिगत गुण होता है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है और यह अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। शिक्षण उन गतिविधियों को प्रदर्शित करता है जो छात्र के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बनाए और निष्पादित किए जाते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों में स्व अधिगम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, सशक्त प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती है। मूल्यांकन यानी मात्रात्मक वितरण यानी मापन, और गुणात्मक होता है वितरण, गैर मापन। आंकने की व्यापक प्रक्रिया, तो यह किसमें होती है? व्यापक प्रक्रिया, यानी किस तरह से हम बच्चे का व्यापक इवेल्युएशन कर सकते हैं, तो वो हो जाता है यहाँ। ठीक है, आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन है। आंकने या आकलन की व्यापक प्रक्रिया मूल्यांकन है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है संकल्पात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो वो हो जाता है उपयुक्त सभी। शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण, आंतरिक परीक्षण। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो वो है पारिवारिक जीवन पर। निम्नांकित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे है शिक्षक। पाठ्यचर्या के प्रमुख 4 घटक हैं: उद्देश्य, पाठ्यचर्या का प्रकरण या विषय वस्तु, पाठ्यचर्या सामग्री या अनुभव, पाठ्यचर्या मूल्यांकन। विद्यालय में लघु संस्कृति है। तो विद्यालय में अगर लघु संस्कृति की बात की जाए तो परिवार घर विद्यालय नहीं है, तो एक अच्छा वर्ग। ठीक है, यहाँ पे विविधता आपको देखने को मिलती है। एक आदर्श विद्यालय समाज का लघु रूप प्रस्तुत करता है जिसमें उसकी सांस्कृतिक विशेषता शुद्ध रूप से परिलक्षित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। तो वह है उपरोक्त सभी: स्वायत्तता, न्याय और निष्ठा। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है। तो कैसे आप सीख सकते हैं? तो प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम द्वारा। अगर प्रमिश्रित प्रणाली की बात की जाए तो ये कहती है जो कक्षा और आईसीटी समर्थन शिक्षण दोनों में है, ऑफलाइन शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण में भी है। पारंपरिक अधिगम के लाभों को श्रेष्ठ बनाती है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है तो करना, डूइंग। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पे तीनों ही आयाम जिसमें शामिल हो ऐसी शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो त्रिआयामी शिक्षण सामग्री किसको माना गया है? तो मॉडल को माना गया है। आप उपयुक्त सभी नहीं करके आना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि त्रिआयामी इसमें कभी नहीं हो सकता श्यामपठ में। त्रिआयामी सहायक सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत प्रभावशीलता है, और मॉडल एक त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरेक वंश का, यानी 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के खत्म हो गए। अब उसके बाद देन यहाँ पे जीके, जीएस और रीजनिंग वगैरह के यानी अदर्स के क्वेश्चन रहेंगे। हरेक वंश का संस्थापक कौन है? तो ये होता है, हरेक वंश की बात की जाए तो बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था। उन्हें श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, याद रखिएगा।
घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था या चंद्रगुप्त मौर्य ने जिससे राज लिया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो जलोद जो मिट्टी है जमुना जी की वो जल गंगा जी की वो उसका सबसे बड़ा भारत में क्षेत्रफल है। जलोद मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। देश का 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या पोटास या फास्फोरिक एसिड चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और यहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन या कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं? तो यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य पत्र और यहाँ पे ट्रेजरी बिल। इंटरबैंक टर्म मार्केट और यहाँ पे पूर्ण खरीद समझौते और बेकार की स्वीकृति। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्याग पत्र दे दिया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए त्यागपत्र दे दिया था। 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। उन्नीस सौ अड़तीस में राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। समाचारों में रहा यह कौन रहा था? यहाँ पे है यूरोपियन किस क्षेत्र से संबंधित या विशिष्ट पहचान है? तो वह है भूमि संसाधन से। भूमि संसाधन से, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिक्यू लैंड, यहाँ पे है पार्सल और आइडेंटिफिकेशन नंबर। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, ये भूमि सुधार से या कहें कि भूमि संसाधन से संबंधित है। भारत में भूमि के प्रत्येक पार्सल को यहाँ पे आवंटित विशिष्ट यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, उसकी तरह 14 अंकीय भूमि उत्पत्ति पहचान संख्या है। इसे भूमि के लिए आधार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने की समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट यानी नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन करता है? तो गैर खतरनाक। चलिए यहाँ पे हमने देखा अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है तो गैर खतरनाक। चलिए नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर कम तौर पर किसी शहर, कस्बे या अधिकांश गैर खतरनाक ठोस कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए उसकी व्याख्या में इतना दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, जंगल की आग का मुख्य कारण है? तो वह था मानव गतिविधि। मुख्य कारण पूछा जा रहा है तो मानव गतिविधि है। जंगल की आग का मुख्य कारण मानवीय गतिविधि है। कई बार जंगल में घूमने, फोटोग्राफी करने और या शोध करने के लिए लोग कैंप फायर या जल्दी से क्रेट, जानवरों को भगाने वाले पटाखे, इस तरह से माचिस, जलती तिल्ली जो इस तरह से छोड़ जाते हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? तो यहाँ पे है उपयुक्त सभी। समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा में बदलाव और यहाँ पे है रेगिस्तान का विस्तार और उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए समुद्र का स्तर प्रति वर्ष कितना है? तो 0.12 इंच बढ़ रहा है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह था 1981 में हुई थी। किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में
के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और इसे 4 फरवरी 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 4 फरवरी को। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, कितनी है? 14 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा ही 14 है तो उसका क्षेत्रफल याद करना है, तो हम इस तरह से करेंगे। वर्ग की भुजा 14 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल का बात की जाए तो 14 का हम क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? तो 198 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। वर्ग का मतलब हो गया, हमें क्या करना है? इंटू करना है। तो यहाँ पे हम इंटू कैसे करेंगे? 14 गुणा 14। अगर घन की बात हो जाती तो ये 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14 हो जाता, 3 बार करते। यदि मूल्य राशि कितनी है तो यहाँ पे याद रखेंगे कि मूल्य राशि कितनी है? 50,000 है। और 4 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है? तो 2 है। और तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज हमें ज्ञात करनी है, तो इस तरह से हम ब्याज ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें पता है पीआरटी क्या है। पीआरटी हम क्या रखेंगे यहाँ पर? पी माने होता है हमारा मूलधन। मूल राशि क्या है? तो मूल राशि कितनी है? 50,000 है। और समय हमारा 4 वर्ष है और दर हमारी आर क्या है? 2 है। और टी हमारा क्या है? 4 वर्ष है। तो हम इस तरह से रख लेंगे इसे। यहाँ पे 50,000 गुणा 2 गुणा 4, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4,000। यहाँ पे देखते हैं 0.75 गुणा 4.4 गुणा 2.4, और यहाँ पे जो भाग रखा जाएगा वो कितना है? तो यहाँ पे है 0.6। तो इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा उसे देखते हैं क्या होगा। जब हमें सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, यानी कोष्टक तोड़ेंगे, उसके बाद हम 6 से इसे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 13.2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना है? तो 100 यहाँ पे 68 है, और उनमें से महत्तम समावर्तन कितना है? तो 12 है। यदि संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? जो संख्याएं जो बताई जाएंगी उनका अंतर कितना है? 60 है। तो दो संख्याओं का क्या योग है? यानी दोनों संख्याओं का अंतर 60 है और दोनों का क्या योग है? तो ये 108 हो जाएगा। वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। यहाँ पे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा गुणा मासा, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या थी? ये 168 थी, गुणा 12 करेंगे तो ये दो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 216। तो फिर यहाँ पे इस तरह से जो रहेगा वो राइट आंसर इस तरह से बनेगा। देखिए घबराइएगा मत, कुछ पैटर्न में हमने इजी देखे हैं लासापा मासापा, तो आप इजी तरीके से यानी इजी भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ पैटर्न हो रहा है। यानी हर रोज़ आपकी कंप्यूटर आधारित होने से मतलब ये होता है कि पैटर्न एक सा किसी पर नहीं आता। रमेश और सुरेश की के मिट्टी के किलों की ऊंचाई 8 सेमी है, और यहाँ पे 15 सेमी है, वो 14 सेमी अलग है। किले के शिखर एक दूसरे से कितनी दूर है? कितनी दूर है? तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसमें थोड़ा सा और टेस्टों के अलावा मैथ को थोड़ा इसमें टफ करा गया है, बट आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं। माना रमेश का किले की ऊंचाई कितनी है? ए बी 8 है, तथा सुरेश के किले की सीढ़ी कितनी है? 15 है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 15 और 8 है, तो यहाँ पे अगर उसी की ओ यहाँ पे ए ओ की बात की जाएगी तो ये 14 हो जाएगी, और उसी की बात की जाएगी तो ये 15 हो जाएगी। तो आपको पता है कर्ण बराबर लंब गुणा आधार होता है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, इसी तरह से इसे करते भी हैं। जब 15 में से हमने क्या कर दिया? यहाँ पे 8 माइनस कर दिए, तो हमारे पास 7 बच जाएंगे। तो हमारा जो लंब है वो कितना है? 7 है। आधार कितना है? 24 है। तो 24 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 506, यहाँ पे 76, और 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49, 49। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625।
625 हमारा किससे कट जाएगा, ये 25 25 का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस जिस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार यहाँ पे एक्रोफोबिया का संबंध है ऊंचाई से। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट, यहाँ पे बिटुमिनस, ग्रेनाइट और यहाँ पे है लिंग्राइट। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ग्रेनाइट। 1 2 3 1 4 9, फिर यहाँ पे हो जाएगी, देखिए 1 2 3, एक पैटर्न बना, फिर यहाँ पे 1 4 9, यानी क्या का 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा और 9 का 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। तीन का वर्ग 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ऐसे 4 का वर्ग यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्ग यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रहेगा। दी गई श्रृंखला निम्न प्रकार है, तो यहाँ पे कितना है, 8 ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे +1 +3 +2 इस तरह से हो रहा है, +1 +3 +2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 ही रहेगा। मुझे 9 का देख के लगा कि यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 8 ही रहेगा, क्योंकि 3 का हुआ है 3 बार, जबकि 2 का हुआ है 2 ही बार। तो इसी तरह 4 का होगा 2 ही बार, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि यहाँ पे DARE को किस कोड में लिखा जा रहा है, तो 1083 के रूप में कोडित किया जा रहा है। तो यहाँ पे FAT को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है। तो यहाँ पे FARE को किस रूप में कोडित किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बस हमें शब्द ढूंढने होते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ तो जिससे आपको स्पष्ट दिखे। DARE, तो यहाँ पे ई का क्या था, यहाँ पे ई का क्या है 3, यहाँ पे भी ई का 3, तो यहाँ पे भी ई का क्या आ जाएगा 3। तो जिसमें सबसे पीछे 3 हो, ये इसमें दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। बस आपको पेपर में भी इतनी ही फास्ट से करना है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं, राजीव की माँ के पिता हैं, तो राजीव की माँ के पिता हैं, तो राजीव के नाना हो गए। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, ठीक है, इनके यानी नाना की कितने हैं, 3 भाई हैं। इनमें से एक का पोता अभी है, एक का पोता क्या है, अभी है, और राजन अभी का पुत्र है। जो राजन है वो क्या है, अभी का पुत्र है। तो राजन और यहाँ पे राजन और राजीव से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे भतीजा, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा इसे नज़ार की तरफ करके फिर आपसे आंसर मांगने की चाह रखी है। तो ये क्या है, इस तरह से पोता पुत्र पुत्र, और ये राजन, तो राजन राजीव से ये कैसे जुड़ जाएगा, भतीजा। ठीक है, राजन राजीव का क्या है, भतीजा है। इसमें 2 डायग्राम बनेंगे और ये दोनों हुए चचेरा भाई, यहाँ पे आ जाएंगे। 3 भाई यहाँ ऊपर हो गए और चचेरा यहाँ, तो उसका पोता कौन है, अभी। तो अभी राजन का अभी पुत्र हो गया किसका, राजन का। चलिए, तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे पेपर कंप्लीट कर लिए, एक 13 का और दूसरा पेपर हमारा जो था उसकी डेट थी 10/9। पहला 13/9 और दूसरा था 10/9/23 के। हमने 2 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पेपर कंप्लीट करने का ये है कि देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हर बार सिलेबस वही है, तो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये एग्ज़ाम के ऐसे भी बड़े लेवल के एग्ज़ामों में भी यही होता है, तो इसमें भी यही फॉलो होगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा।
चलिए तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेपर की। वो हमारा 3 9 वो 9 9 ठीक है। तो इससे पहले हमने 10 9 का करा, 10 9 23 का। उससे पहले हमने 13 9 का करा है, फिर 10 9 का करा, अब 9 9 का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर को। यहाँ पे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के स्तंभ हैं, उपरोक्त सभी होते हैं पाठ्यक्रम, अनुदेशन और आकलन। ये शिक्षण के स्तंभ कहे जाते हैं, पिलर्स कहे जाते हैं। शिक्षण का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो आपका शिक्षण बेकार चला जाता है। 5P मॉडल आधारित है शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांतों पर। बहुत पूछा जाता है। 5P मॉडल में छात्रों को एक समस्या का या प्रश्न का सामना करने का बाद अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है, तो यहाँ पे है विषय वस्तु की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम की व्यवस्था है, तो यह है वर्गीकरण व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम की अगर बात की जाए तो ब्लूम ने क्या करा, 3 डोमेन दिए हैं और उन पर ही पूरी टीचिंग आधारित की है। ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकृत व्यवस्था है। इनमें से ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 श्रेणियों में और वर्गीकृत किया है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसीलिए ब्लूम की व्यवस्था एक वर्गीकरण की व्यवस्था है। कर के सीखों के प्रतिपादक थे, तो वो थे डीवी। करके सीखो के प्रतिपादक डीबी थे। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना चाहिए। इन्होंने शिक्षा को जीवन का एक अभिन्न अंग बताया है। निगमन विधि की खामी है, तो वो क्या है, उपयुक्त सभी। तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त है, रटने को बढ़ावा है और भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो ये निगमन की खामी यानी कमी है या नेगेटिव पॉइंट है। यह तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त है क्योंकि यह केवल पहले से ज्ञात तथ्यों पर आधारित है। रचने को बढ़ावा देती है क्योंकि यह केवल तथ्यों को याद करने की प्रोत्साहित करती है, उन्हें समझने के लिए नहीं। यह भूलने की प्रवृत्ति पैदा करती है, छात्रों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करती है, समझने के लिए नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया का। तो यहाँ पे है डगलस। किसका कथन है ये, डगलस का। नोट में देखते हैं। विकल्प ए गलत है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने इसको डगलस को माना है। बट इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा है, तो ये डीबी ने, क्योंकि एजुकेशन से डीबी ही जुड़े हैं। चलिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। चलिए, पाठ्य योजना प्रक्रिया है, तो वो क्या है, उपयुक्त सभी। अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की। नेक्स्ट देखते हैं। हार्वर्ड यहाँ पे अवगम में एक चरण है, तो संबंध। हार्वर्ड याद रखिएगा, अभिगम में क्या है, एक चरण क्या भी होता है, संबंध भी होता है। इन्होंने भी इसका भी क्या कहा है कि ये भी हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि हमें जो इनका हार्वर्ड है उनकी जो थ्योरी है उसको देखकर हमें इसे राइट आंसर देखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बुक जो छापने वाले होते हैं या बुक को जो आप तक पहुंचाते हैं प्रिंट करा के, वो अपनी कोशिश करते हैं कि आपको 100% सही दें। सूक्ष्म से यहाँ पे है शिक्षण आधारित है शिक्षण कौशल से, क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं होता। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण कौशल है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करता है और उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करता है। अनुदेशन में कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो वह है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं। पुनर्वलन कौशल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचिकर करने हेतु। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, तो वह प्राकृतिक तत्व पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, तो यहाँ पे किसकी होती है, छात्रों की होती है। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्य पुस्तक का महत्व है, तो वह है यहाँ पे उपयुक्त सभी छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं पाठ यहाँ पे पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे शैक्षिक विकास में। भाई शैक्षिक विकास में निभाएगा ऐसा तो है नहीं कि आपकी शारीरिक विकास में निभाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है, तो वह है यहाँ पे अंधविश्वास शिक्षण का नहीं है। यहाँ पे विनम्र होना और सहनशीलता और धैर्य शिक्षक के गुण है। नेक्स्ट देखते हैं एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, तो वह है शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, यानी वो अपने कार्य के प्रति जवाबदेही हो, प्रभावशाली हो। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब होता है खुद जवाबदेही, आत्मविश्वास हो, प्रेरित करने की क्षमता हो, अच्छा सलाहकार हो, ये सभी गुण होने चाहिए। शिक्षण हेतु मानसिक यहाँ पे उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ये समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। एक समस्या होती है उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यही समस्या होगी आप कितने तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप सारे तरीके इस पर लिखेंगे, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिसको क्या कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं। यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण है, तो यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण है, मानसिक परीक्षण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, शिक्षक निर्मित परीक्षण और बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पे अगर उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्टों की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, ये आयोग, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे उपलब्धि परीक्षणों की बात हो रही है, तो ये शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, क्योंकि वही हमारे अचीवमेंट को देखते हैं कि हम कहाँ किस स्तर तक पहुँचे। इकाई परीक्षण है, तो यह निर्णात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट देखते हैं निर्धारण मापनी है, तो वह गुणात्मक तकनीकी है। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो वह है रुचि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है, तो वह समाज की संस्कृति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो अवधारणा निर्माण जो निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो तत्व हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अनुभव होता है, विश्लेषण होता है, सामान्यीकरण होता है, बट यहाँ पे जो है मूर्त तत्व नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं मूर्त तत्व नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्न तत्व शामिल है अवलोकन यानी अनुभव, सामान्यीकरण और विश्लेषण यानी वर्गीकरण, जबकि अमूर्तता शामिल है। मूर्त तत्व ना हो गए, अमूर्तता शामिल है, यानी मूल तत्व यहाँ पे होता है मूल, यहाँ पे क्या था मूर्त तत्व, मूर्त होता है जो चीज़ें आपको आंखों से दिख रही है। अमूर्त मतलब ऐसी चीज़ों पर भी हम बात कर सकते हैं जिन्हें हम जैसे साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो बड़ी संख्या में वस्तुओं के लिए सामान्य है उन्हें एक ऐसी प्रतीक के साथ जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीखने का पठार है, तो सीखने का पठार जो होता है अधिगम में उन्नति नहीं है। यहाँ पे सीखने का जो पठार है वो दिया जाता है, बट इसमें ऐसे नहीं दिया, तो यहाँ पे होता है सीखने का पठार है, तो पठार को इस तरह दिखाया जाता है जिस तरह यहाँ पे हायरार्की दिखाई गई है इस तरह से। ठीक है, तो तब आप बताते हैं कि किस तरह का है, तो बट ये कैसा होता है उन्नत नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो माना गया। चलिए देखिए गति की अवस्था दिखाई जा रही है, फिर रुकी गति यहाँ पे यानी इस तरह का जब बनता है पठार में तो वो ये दिखाता है कि आप एक ही जगह पर रुक गए। फिर इस तरह का क्या दिखाता है, इस गति की दूसरी अवस्था क्या दिखाती है, ये तीव्र गति को दिखाती है जब ये ऊपर की तरफ जाती है। जो ये बन गया इसी को हम पठार बोलते हैं। सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र पर ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कई
कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, सीखने का पठार है, अधगम की उन्नति नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इन्होंने डायग्राम नहीं दिया शायद यहाँ पे। ये पठार इसी को बोलते हैं, एक सी स्थिति में रुक जाना, इस तरह। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो वो है यहाँ पे है अवग्रहण, कुछ नया करने को सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं और प्रभाव, ये सभी क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण हैं। इनपुट, प्रतिमान यानी मॉडलिंग, निर्देशित अभ्यास, समझने के लिए परीक्षण और स्वतंत्र अभ्यास और समापन। रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो ये कैसी है? श्रव्य है, दृश्य नहीं है, क्योंकि हम केवल सुन सकते हैं, जबकि टीवी हमारी कैसी होती है? दृश्य और श्रव्य होती है, सुन भी सकती हैं और देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी पुस्तक है, तो अच्छी पुस्तक क्या है? श्रव्य साधन या श्रव्य सामग्री। अब यहाँ पे जीएस और जीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी साइकोलॉजी से अलग है। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो यहाँ पे है, यहाँ पे अहमदुल्ला। ठीक है, यहाँ पर अहमदुल्ला जो थे वो रोहिलखंड में 1857 की क्रांति में कौन थे? लीडर बने थे या सेनापति बने थे। के लिए लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। विद्रोह के लिए इनको क्या जाना जाता है? लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? बहुत पूछी जाती है, वो नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। निर्यात आयात में कृषि का क्या योगदान है? तो यह है 10%। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो वो थे महान। ठीक है, अंतिम युद्ध डगलस नामक अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। कुंवर सिंह का जन्म यहाँ पे देखिए सी आंसर है, बट डगलस ना देकर क्या दे रखा है? डगलस दे रखा है, जबकि सी में क्या है? महान है। तो अब याद रखेंगे, वास्तव में डगलस के साथ लड़ा गया था। यहाँ पे है वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध जो था वो डगलस नामक अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। कुंवर सिंह का जन्म बिहार में यहाँ पे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन कब था? 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? यहाँ पे साहबजादा यानी साहबजादा सिंह, और माता का नाम क्या था? तो यहाँ था पंच रतन कुमार था। ठीक है, पहले कुंवर ही लगा दिया करते थे, तो कुंवर था। नेक्स्ट देखते हैं। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चली थी? तो मैत्री एक्सप्रेस और जो बंधन एक्सप्रेस थी वो दोनों ही करंट के क्वेश्चन है, तो याद रखिए कुछ ना कुछ जिसको भारत अपना बच्चा कहता है या कहेंगे वो कौन था? बांग्लादेश, शेख हसीना वाला। ठीक है, क्योंकि भारत इसको अपना पुत्र की तरह समझता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीडीटी और यहाँ पे एल्युमिनियम के डिब्बे डॉट डॉट के उदाहरण है, तो वह है यहाँ पे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण के, इसीलिए इनको यहाँ पे डीडीटी कहा जाता है। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यही कथन सबसे गलत है। यह अधिक समय तक रहता है, जलने पर जहरीले धुएं निकलते हैं, उपयोग सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है, तो वो कौन सा है? कृषि। अगर वनों की कटाई 70 से 80% हिस्सा कृषि के कारण होता है, तो 2021 में वनों की कटाई ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा योगदान करता था। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डॉट डॉट में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है, तो वो थी औसत तापमान पर। ग्लोबल वार्मिंग ध्यान रखिएगा, तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो यहाँ पे काला हिरन आपको कहीं देखने को मिलता है क्या? तो काला हिरन हम जब दुर्लभ उससे संबंधित होते हैं, तो लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। इसे रेड डाटा बुक में जगह मिली हुई है।
अगर बात की जाए काले हिरन की, तो ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु भी है। तो काला हिरन क्या है? पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु भी है। 5 लोगों की औसत आयु कितनी है? 42 है। ठीक है, तो दूसरे समूह के 8 लोग हैं, उनकी औसत आयु 81 है। 8 लोगों की, 5 की 82 है तो 8 की 81 है। जब दोनों समूहों को मिलाएंगे तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होगी? देखिए, आने वाले ट्रेंड में पेपर इजी है, बट जितना हम बैक जा रहे हैं, यानी ये 9 का है, तो जितना हम बैक जा रहे हैं उतना पेपर हमारा टफ आ रहा है। तो अमूमन जो अब पेपर होंगे स्टेट के वो इजी होंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। तो 66 रहेगा। ठीक है, 86 रहेगा। सभी लोगों की औसत आयु पूछी है, तो 5 लोगों की कितनी थी? 42 थी। तो 42 गुणा 5 करेंगे तो 210 हो जाएगी, और 8 लोगों की 81 थी, तो 81 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पे 648 हो जाएगी। तो दोनों को जब प्लस कर देंगे और डिवाइड हमें किसी से करना है, तो 5 और 8। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे 5 और 8 को, तो 5 और 8 13। तो यहाँ पे 13 से हम इन्हें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया है, फिर उसे 8% वर्ष पर साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 8% दर है उसकी, 5 वर्ष है और 600 रुपये है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन 600 रुपये, दर 8, समय 5। तो साधारण ब्याज की बात करते हैं तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो यहाँ पे कितना है? 600, 800, 8, 5 इस तरह के रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो 240 हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे 0.09 और 0.007 का गुणनफल है। तो जब इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो जो हो जाएगा 0.00063। 0063। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जितने जीरो होते हैं उन जीरो को रख देते हैं। निकलने का तरीका ये पॉइंट, यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट के बाद 1 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 जीरो के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट उसके बाद कितना जीरो? तो 1 है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि 9 को हमें क्या करना है? इसमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो 9 का हमें टेबल पढ़ना होगा, 9 का हमें पढ़ा पढ़ना होगा। ठीक है, जब हम इनका फाड़ा पढ़ते हैं या टेबल करते हैं तो हमारा 63 हो जाता है। तो इस तरह से इसे आप कर सकते हैं इजीली। दो संख्याओं का महत्व समावर्तक यानी 8 है, जबकि उनका लघुत्तम समावर्तक यानी 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत फेमस है ये। तो दूसरी हो जाती है 72। ठीक है, माना दूसरी संख्या क्या है? x है। देखिए, यहाँ पे एलसीएम और आपका एचसीएम से एक क्वेश्चन बनता ही बनना है, और आपके साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन बनना ही बन रहा है हर पैटर्न में, और आपका औसत से एक क्वेश्चन बन ही बन रहा है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से ही आपका निश्चित हो रहा है कि यहाँ से आपका एक एक नंबर पक्का है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ज़्यादा टफ वाले आप क्वेश्चन ना पकड़ें, तो ईजी वाले आप छोड़ें भी नहीं। देखिए, लासापा गुणा मासापा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो दूसरी हमें पता नहीं तो उसको हम x कर देंगे। तो इस तरह से जब रखते हैं तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72। ठीक है, पहली संख्या पता ही है, दूसरी संख्या हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इसका लासापा ये है, मसापा ये है। तो यहाँ पे पहली संख्या 16 है, दूसरी x है, तो यहाँ पे क्या करा? लासापा गुणा मासापा बटे में 16, तो 72 हो जाएगा। दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से कितना है? तो यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर है तो दूसरे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो घर एक दूसरे से कितनी दूर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 मीटर, क्योंकि इस पर लंब गुणा आधार वाला वही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पर 15 घरों के बीच की दूरी। ठीक है,
यहाँ पर कितना बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डाला गया, कोण डाला गया। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ पे याद है 15 था, उसका पता ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। क्योंकि यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बैठेगा 15, 25 में से 10 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मूली जड़ है तो गुलाब क्या है, फूल है। क्योंकि जो इससे कॉन्सेप्ट होगा वही आने वाले कॉन्सेप्ट से होगा। वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है, टोपी, पगड़ी, हेलमेट और आवरण। आवरण क्या है, पूरे शरीर को ढक जाता है, और ये सब सिर के थे इसलिए अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8, 12, 9, 13, 10, 14 और 11, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट श्रृंखला क्या होगी, इसमें यही पूछा जा रहा होगा। चलिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया और आगे का क्रम पूछा गया है, यानी विगत श्रृंखला में निम्न प्रकार है, तो यानी आपको क्या करना है, इसमें अविष्ट उत्तर को चयन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 15, 12। अब हम इसको देख लेते हैं ये बना कैसे। यहाँ पे प्लस का बन करा 9 हो गया, और प्लस का बन करा एक एक छोड़ के, तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर प्लस का बन करा 11 हो गया, 2 श्रृंखला एक साथ चलें। फिर प्लस का बन करा 12 हो गया। अब 12 वाली श्रृंखला को देखो, तो प्लस का बन करा 13 हो गया, 13 में प्लस का बन करा 14 हो गया, और प्लस का बन करा 15 हो गया। तो प्लस का बन करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का बन करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे ये श्रृंखला क्या है, 12। तो यहाँ पे क्या है, प्लस के क्या है, यहाँ पे 14 थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का बन करेंगे 15 हो जाएगी, प्लस का बन करेंगे तो 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। पांचुअल को इस तरह से लिखा जाता है, इस अल्फ़ाबेट को। फिर लूना को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यू का क्या आया है 7, यू का क्या आया है 7, तो 7 यहाँ पे भी है और किसी में 7 नहीं है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हमें बस एक शब्द देखना, बाद बाकी जल्दी टिक लगा देना है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, महिला की ओर। ठीक है, तस्वीर की ओर, एक तस्वीर में एक महिला की ओर, तस्वीर भी है, तस्वीर में कौन है, वो महिला है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कैसा है, तो यहाँ पर राजेश की बात हो रही है, तो ये अपने दादा की इकलौती क्या है, बेटी है। तो राजेश की कौन हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम को। देखिए यहाँ पे इकलौती बेटी और पिता, इकलौती बेटी है, यहाँ पे बहन, पत्नी और राजेश, तो राजेश फूफा है उसका। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, फूफा। बुआ होती तो आंटी, और फूफा हो गया तो अंकल। महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा कि अपने दादा की इकलौती बेटी, ठीक है, दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, वो दादा है उसका, तो याद रखिएगा वो पोती हो गई उसकी। तो यहाँ पे वो महिला कौन हो गई, उसके बेटे की लड़की। तो यहाँ पे राजेश किस प्रकार संबंधित हो गया उससे, तो उसकी बुआ। ठीक है, इस तरह से आपको इसको पहले अपने रिलेशन में उतारना, फिर करना है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।